मोस्ट लोग ये मानते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट ब्रिटिश के खिलाफ पहला मेजर विरोध था, जिसमें ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में देखा गया। लेकिन 1857 से पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो ये दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं था और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये विरोध अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से जाहिर हुआ। पीपल्स रेजिस्टेंस का मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ आम लोगों के विरोध से है। यहां पीपल शब्द का अर्थ है सभी सेक्शंस जो कॉलोनियल रूल से प्रभावित हुए थे, जैसे कि पेजेंट्स, आर्टिजन्स, ट्राइबल्स, रूलिंग क्लासेस, चाहे अभी सत्ता में हो या बेदखल किए गए हों, मिलिट्री पर्सनल, कंपनी के अंडर या पहले के राजाओं के डीमोबिलाइज सोल्जर्स, रिलीजियस लीडर्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों। इन सभी ने अपने अपने हितों की रक्षा के लिए कभी अलग अलग और कभी मिलकर संघर्ष किया। जैसे बनारस में 1810 में हाउस टैक्स के खिलाफ एजिटेशन, 1814 में सूरत में सॉल्ट ड्यूटी के खिलाफ राइट्स, 1816 में बरेली में पुलिस टैक्स और म्युनिसिपल टैक्सेस के खिलाफ उथवाल। इन मूवमेंट्स में लोअर स्टेटा के लोग जैसे आर्टिजन्स, पेटी शॉपकीपर्स और अर्बन पुअर ने प्रॉस्पेरस अर्बन जेंट्री के साथ मिलकर हिस्सा लिया। हर ग्रुप के अपने ग्रीवांसेस थे, लेकिन एक कॉमन लक्ष्य था, ब्रिटिश रूल का अंत। बिपिन चंद्र के मुताबिक पीपल्स रेजिस्टेंस 3 मेजर फॉर्म्स में था: सिविल रिबेलियंस, ट्राइबल अपराइजिंग्स और पेजेंट मूवमेंट्स। हमने इसमें मिलिट्री रिवोल्ट्स को भी इंक्लूड किया है, जिनमें कंपनी की फोर्सेस में भर्ती इंडियंस भी शामिल थे, ताकि इस स्टडी को और कॉम्प्रहेंसिव बनाया जा सके। कॉलोनियल रूल के आने से पहले भी इंडिया में रूलर्स के खिलाफ लोगों का विरोध होता था, जैसे हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड, करप्शन या ऑफिशियल्स का सख्त व्यवहार। लेकिन कॉलोनियल रूल की पॉलिसीज ने इंडियंस पर और ज्यादा एनिहिलेटिंग इंपैक्ट डाला। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई उनके दर्द समझने वाला नहीं था। कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव था, रेवेन्यू निकालना। कॉलोनियल लॉ और जुडिशरी ने सिर्फ सरकार और उसके सहयोगियों के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया, जैसे लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स। ऐसे में लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने हथियार उठाए और अपने आप को बचाया। ट्राइबल्स की स्थिति भी मेनलैंड के लोगों से अलग नहीं थी, लेकिन जब उनके इंडिपेंडेंट ट्राइबल पॉलिटी में आउटसाइडर्स ने दखल देना शुरू किया तो उनमें और ज्यादा नाराजगी और हिंसा देखने को मिली। लोगों के अपराइजिंग्स के पीछे कई मेजर कारण थे: बैकपास्ट कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, नए टैक्सेस का भारी बोझ, पेजेंट्स का अपनी जमीन से बेदखल होना और ट्राइबल लैंड्स पर कब्जा, रूरल सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन और रेवेन्यू कलेक्टर्स, टेनेंट्स और मनी लेंडर्स जैसे नए इंटरमीडियरीज का उभरना, ट्राइबल लैंड्स पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का प्रसार, जिसने ट्राइबल लोगों का अपना लैंड और फॉरेस्ट पे अधिकार छीन लिया, ब्रिटिश गुड्स का प्रमोशन, इंडियन इंडस्ट्रीज पर भारी ड्यूटीज, स्पेशली एक्सपोर्ट्स, जिसने इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। इंडिजिनस इंडस्ट्री के खात्मे से कई वर्कर्स को एग्रीकल्चर की तरफ माइग्रेट होना पड़ा, जिसने लैंड पे प्रेशर और बढ़ा दिया। सिविल अपराइजिंग्स का मतलब यहां नॉन मिलिट्री अपराइजिंग से है, लेकिन यहां हम उन मूवमेंट्स को भी शामिल कर रहे हैं जो फॉर्मर नेटिव रूलर्स, उनके वंशज, एक्स जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, पॉलीगार्ड्स, जिन्हें साउथ इंडिया में पलायम या टेरिटरी का होल्डर कहा जाता है, जो मिलिट्री सर्विस और ट्रिब्यूट के बदले में नायका रूलर्स से लैंड लेते थे, एक्स रिटेनर्स और कॉन्कर्ड किंगडम्स के ऑफिशियल्स या कई बार रिलीजियस लीडर्स के द्वारा लीड किए गए थे। इन मूवमेंट्स में आमतौर पे मास सपोर्ट रैक रेंटेड पेजेंट्स, अनएम्प्लॉयड आर्टिजन्स और डीमोबिलाइज सोल्जर्स से मिलता था, लेकिन सेंटर में पहले के पावर होल्डिंग लोग होते थे। सिविल अपराइजिंग्स के मेजर कॉजेस थे: कंपनी के रूल में इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में रैपिड चेंजेस आए जो लोगों के खिलाफ गए। कई जमींदार्स और पॉलीगार्ड्स अपनी जमीन और रेवेन्यू पर कंट्रोल खो चुके थे और नए रूलर से उनकी पर्सनल दुश्मनी थी। ट्रेडिशनल जमींदार्स और पॉलीगार्ड्स की ईगो को चोट पहुंची थी जब उन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नए मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स की क्लास ने पीछे छोड़ दिया था। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया था, जिसका असर लाखों आर्टिजन्स पर पड़ा। इनके ट्रेडिशनल पेट्रन्स और बायर्स जैसे राजास, चीफटेन, जमींदार्स, ये भी खत्म हो गए थे। प्रीस्टली क्लासेस ने भी विरोध और गुस्सा भड़काया, क्योंकि वो ट्रेडिशनल लैंडेड और ब्यूरोक्रेटिक एलीट पर डिपेंडेंट थे। जब जमींदार्स और फ्यूडल लॉर्ड्स गिर गए तो उनका जीवन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटिश रूलर्स का फॉरेन कैरेक्टर, उनका देश से अलगपन और नेटिव लोगों के प्रति उनका तिरस्कार भरा व्यवहार, इन सब ने लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। सिविल अपराइजिंग्स में कई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। यह अपराइजिंग्स ज्यादातर सेम कंडीशंस में होती थीं, चाहे समय और जगह अलग हो। इनके लीडर्स, जो सेमी फ्यूडल क्लास के थे, बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल माइंडसेट के होते थे। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था पुराने रूल और सामाजिक व्यवस्था को वापस लाना। ये अपराइजिंग्स मोस्टली लोकल कॉजेज और ग्रीवेंसेस पर आधारित थीं और इनका असर भी लोकल लेवल तक ही सीमित था। सन्यासी रिवॉल्ट 1763 टू 1800। 1770 के भयानक अकाल और ब्रिटिश के कठोर इकोनॉमिक सिस्टम ने ईस्ट इंडिया के एक ग्रुप ऑफ सन्यासीज को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर दिया। ये सन्यासी असल में पेजेंट्स थे, जिनमें से कुछ अपनी जमीन से बेदखल भी हो चुके थे। इनके साथ छोटे जमींदार्स, डिसबैंडेड सोल्जर्स और रूरल पुअर भी जुड़ गए। इन लोगों ने कंपनी की फैक्ट्रीज और ट्रेजरीज पर हमले किए और कंपनी की फोर्सेस के साथ मुकाबला किया। काफी लंबी लड़ाई के बाद ही वॉरेन हेस्टिंग्स इन सन्यासियों को दबा पाया।
इस अपराइजिंग की एक खास बात यह थी कि हिंदू और मुस्लिम का बराबर पार्टिसिपेशन, कभी कभी इसे फकीर रिबेलियन भी कहा जाता है। इस मूवमेंट के प्रमुख लीडर्स थे मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटिश के खिलाफ प्रारंभिक संघर्षों में महिलाओं का भी योगदान था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने सेमी हिस्टोरिकल नॉवल आनंद मठ को इसी रिवॉल्ट पर आधारित किया। उन्होंने देवी चौधरानी नाम का एक और नॉवल भी लिखा जिसमें महिलाओं के संघर्ष को दिखाया, जिसे उन्होंने एक विदेशी शक्ति के खिलाफ परंपरागत भारतीय मूल्यों के रक्षक के रूप में देखा। रिवॉल्ट इन मिदनापुर एंड ढालभूम 1766 टू 74। 1760 में इंग्लिश ने मिदनापुर पर कब्जा किया। उस समय वहां लगभग 3000 जमींदार और तालुकदार थे जो अपने रैयत के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। लेकिन 1772 में नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन के बाद ये संवेदनशील स्थिति बिगड़ गई। ब्रिटिश गवर्नर वैंसिटाट के मुताबिक मिदनापुर के जमींदार्स ने इंग्लिश रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ रैयत्स का साथ दिया। ढालभूम, मानभूम, रायपुर, पांचेट, झटीबुनी, कर्णगढ़ और बागरी के जमींदार्स जो जंगल महल्स के विशाल एरिया में रहते थे, 1800 के बाद अपने जमींदारी से वंचित कर दिए गए। इन अपराइजिंग्स के मुख्य नेता थे दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल। रिवॉल्ट ऑफ मोमारियाज 1769 टू 99। 1769 में असम के अहोम राजवंश के खिलाफ मोमारियाज ने एक बड़ा संघर्ष छेड़ दिया। मोमारियाज लो कास्ट पेजेंट्स थे जो अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। उनका उदय नॉर्थ इंडिया के अन्य लो कास्ट मूवमेंट्स जैसा ही था। उनके रिवॉल्ट्स ने अहोम शक्ति को कमजोर कर दिया और अन्य अटैकर्स के लिए रास्ता खोल दिया। 1792 में दारांग के राजा कृष्णा नारायण ने भी रिवॉल्ट किया, जिसमें उसे बुरकनदेजास यानी कि मुस्लिम आर्मीज और जमींदार्स के डीमोबिलाइज सोल्जर्स का साथ मिला। इन रिवॉल्ट्स को दबाने के लिए अहोम राजा को ब्रिटिश से मदद मांगनी पड़ी। मोमारियाज ने भटियापार को अपना हेडक्वार्टर बनाया। रंगपुर और जोरहट सबसे ज्यादा प्रभावित रीजन्स थे। हालांकि अहोम किंगडम बच गया, लेकिन यह बहुत कमजोर हो चुका था और बाद में बर्मीज इन्वेजन के बाद ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। सिविल अपराइजिंग्स इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच 1781। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठा और मैसूर के खिलाफ वॉर एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए अवध में इंग्लिश ऑफिशियल्स को इजारदार यानी रेवेन्यू फार्मर बनाकर पैसा कमाने की योजना बनाई। 1778 में उसने मेजर अलेक्जेंडर हन्ने को इजारदार बनाया, जो इस रीजन को अच्छी तरह जानता था। हन्ने ने गोरखपुर और बहराइच का इजारा 22 लाख रुपए में लिया। यह कंपनी का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था जिसमें यह जांचना था कि कितना सरप्लस रेवेन्यू वसूल किया जा सकता है। लेकिन हन्ने की अत्याचार और एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड ने इस समृद्ध एरिया को पैनिक स्ट्रिकन बना दिया। 1781 में जमींदार्स और कल्टीवेटर्स ने उसके खिलाफ उथवाल किया और कुछ ही हफ्तों में हन्ने के सभी सबऑर्डिनेट्स या तो मार दिए गए या जमींदारी गेरिल्ला फोर्सेस द्वारा घेरा जा चुका था। रिबेलियन दबा दिया गया, लेकिन हन्ने को डिसमिस कर दिया गया और उसका इजारा जबरदस्ती छीन लिया गया। रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम 1794। 1758 में इंग्लिश ने आनंदा गजापति राजू के साथ एक ट्रीटी की थी जिसमें मिल के फ्रेंच को नॉर्थ इंडिया से निकालने की बात की थी। मिशन सफल रहा, लेकिन इंग्लिश अपने वादों से मुकर गए। आनंदा राजू के मरने के बाद कंपनी ने राजा विजयरामा राजू से 3 लाख रुपए का ट्रिब्यूट मांगा और उसकी सेना को डिसबैंड करने को कहा। राजा को गुस्सा आया क्योंकि कंपनी का कोई ड्यू पेंडिंग नहीं था। उसने अपनी प्रजा के साथ मिलकर विद्रोह किया। 1793 में इंग्लिश ने राजा को पकड़ के एग्जाइल भेजने का ऑर्डर दिया और पेंशन ऑफर की, लेकिन राजा ने मना कर दिया। 1794 में पद्मानभम यानी कि आज के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में युद्ध के दौरान राजा वीरगति को प्राप्त हो गए। विजयनगरम पर कंपनी का कब्जा हो गया। बाद में कंपनी ने उसकी एस्टेट उसके बेटे को दे दी और प्रेजेंट्स की डिमांड कम कर दी। रेजिस्टेंस ऑफ धुंडिया इन बेडनूर 1799 टू 1800। 1799 में मैसूर की जीत के बाद इंग्लिश को कई लोकल लीडर्स का सामना करना पड़ा। धुंडियावाग एक लोकल मराठा लीडर था जिसे टीपू सुल्तान ने इस्लाम में कन्वर्ट करके जेल भेज दिया था। सेरिंगपट्टम के गिरने के बाद वो छूट गया। जल्द ही उसने एक फोर्स तैयार की जिसमें एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स शामिल थे और उसने एक छोटी सी टेरिटरी भी अपने कब्जे में ले ली। अगस्त 1799 में डिफीट के बाद वो मराठा रीजन में चला गया और वहां के डिसअपॉइंटेड प्रिंसेस को ब्रिटिश के खिलाफ भड़काया। सितंबर 1800 में वो वेलेस्ली के अंडर ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। धुंडिया हार गया, लेकिन लोगों में एक वेनरेटेड लीडर बन गया। रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पजासी राजा 1797 टू 1800 टू 1805। केरला वर्मा पजासी राजा, जिसे केरला सिम्हम या पाइसे राजा के नाम से भी जाना जाता है, मालाबार रीजन के कोटियोट का डिफैक्टो हेड था। उसने न केवल हैदर अली और टीपू सुल्तान का विरोध किया, बल्कि 1793 से 1805 तक ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ाई की। थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद 1990 के एक अग्रीमेंट के विरुद्ध इंग्लिश ने कोट्टेम पर अपना दबदबा बना लिया। उसने वीरा वर्मा को राजा बनाया, जो पजासी राजा का अंकल था। नए राजा ने कंपनी के रेवेन्यू टारगेट को पूरा करने के लिए पेजेंट्स पर अत्यधिक टैक्सेस लगा दिए। इसके खिलाफ 1793 में पेजेंट्स ने मास रेजिस्टेंस किया, जिसका नेतृत्व पजासी राजा ने किया। 1797 में एक पीस ट्रीटी हुई, लेकिन 1800 में वायनाड के डिस्प्यूट पर नई लड़ाई शुरू हो गई। पजासी राजा ने नायर्स की एक बड़ी सेना बनाई, जिसमें मपिल्लाज और पठान्स यानी कि टीपू के डीमोबिलाइज सोल्जर्स भी शामिल हुए। नवंबर 1805 में माविला तोड़ू यानी कि आज के केरला कर्नाटक के बॉर्डर के पास गन फाइट में केरला सिम्हम शहीद हो गए।
सिविल रिबेलियन इन अवध 1799। वजीर अली खान, जो चौथा नवाब था अवध का, सितंबर 1797 में ब्रिटिश की मदद से गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसके और ब्रिटिश के बीच रिश्ते खराब हो गए और उसे उसके अंकल सादत अली खान II से रिप्लेस कर दिया गया। वजीर अली को बनारस में पेंशन पर भेज दिया गया, लेकिन जनवरी 1979 में उसने ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी को, जिन्होंने उसे लंच पर बुलाया था, मार दिया। उसके गार्ड्स ने 2 और यूरोपियंस को भी मार दिया और मैजिस्ट्रेट ऑफ बनारस पर भी हमला किया। ये घटना मैसेकर ऑफ बनारस के नाम से मशहूर हो गई। वजीर अली ने हजारों लोगों की एक आर्मी इकट्ठा कर ली, लेकिन जनरल अर्स्किन ने उसे हरा दिया। वजीर अली बटवाल भाग गया, जहां उसे राजा ऑफ जयपुर ने एसाइलम दिया। आर्थर वेलेस्ली ने राजा ऑफ जयपुर से उसकी एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट की। एक्स्ट्रेडिशन की शर्त यह रखी गई कि वजीर अली को न तो हैंग किया जाएगा और न ही फेटर्स में रखा जाएगा। दिसंबर 1799 में सरेंडर के बाद उसे फोर्ट विलियम कोलकाता में कन्फाइनमेंट में रखा गया। अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गुमसुर 1800-1350-37। गंजम और उसके आसपास के एरियाज में नॉर्दर्न सरकार्स में लोग ब्रिटिश के खिलाफ उठ खड़े हुए। स्त्रीकारा भांज, जो गंजम के गुमसुर का जमींदार था, 1977 में रेवेन्यू देने से मना कर दिया। 1800 में उसने खुल्लम खुल्ला पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ब्रिटिश ने ओप्रेसिव और करप्ट कलेक्टर स्नॉडग्रास को हटाकर अपराइजिंग को सप्रेस करने की कोशिश की। स्त्रीकारा के साथ जालानी देव विजयनगर या पुद्दाकेमिडी और जगन्नाथ देव प्रतापगिरी या चिनाकेमिडी भी जुड़ गए। 1804 में जगन्नाथ देव को पकड़ के मसूलीपट्टनम भेज दिया गया। ब्रिटिश ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स स्त्रीकारा को वापस दे दिए। 1807 से 8 में स्त्रीकारा के बेटे धनंजय भांज ने उन्हें हटाकर खुद ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, लेकिन जून 1815 में उसने सरेंडर कर दिया। स्त्रीकारा फिर से गंजम लौटकर 1819 से 30 तक एस्टेट संभालता रहा, लेकिन एरियर्स क्लियर नहीं कर पाया, तो रिटायरमेंट लेकर एस्टेट अपने बेटे धनंजय को दे दी। धनंजय भी ह्यूज एरियर्स के कारण 1835 में फिर से रिबेलियन कर बैठा, जब ब्रिटिश ने गुमसुर और कोलाइडा ऑक्यूपाई कर लिया। इस रिवोल्ट ने सरकार की पावर को वीक कर दिया। धनंजय की दिसंबर 1835 में डेथ हो गई, लेकिन उसके फॉलोअर्स ने रेजिस्टेंस जारी रखा। गवर्नमेंट ने रसल को फुल पावर्स देकर भेजा। फरवरी 1837 तक स्ट्रगल चला, जब तक प्रमुख लीडर दूरा बिसोई को अरेस्ट नहीं किया गया। आखिरकार गुमसुर की जमींदारी को फॉरफीट कर दिया गया। अपराइजिंग्स इन पलामो 1800-1802। पलामो की पॉलिटिकल सिचुएशन फ्यूडल सिस्टम और एग्रेरियन लैंडलॉर्डिज्म के क्राइसिस से बिगड़ गई थी। 1800 में भूखन सिंह, एक चेरो चीफ, ने रिबेलियन छेड़ दिया। कर्नल जोन्स ने पलामो और सरगुजा में 2 साल तक कैंप लगाकर इस रिबेलियन को दबाया। 1802 में भूखन सिंह की डेथ हो गई और अपराइजिंग धीरे धीरे शांत हो गया। पॉलीगर्स रिवॉल्ट 1795-1805। साउथ इंडिया के पोलिगर्स या पलियाकार गर्ल ने 1795 से 1805 के बीच ब्रिटिश के खिलाफ कड़ा विरोध किया। इन अपराइजिंग्स के मुख्य केंद्र थे तिरुनेलवेली या तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुराई और नॉर्थ आरकोट। ये समस्या 1781 में शुरू हुई, जब नवाब ऑफ आरकोट ने तिरुनेलवेली और कर्नाटक प्रोविंसेस का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पोलिगर्स, जो अपने एरिया में खुद को इंडिपेंडेंट सॉवरेन मानते थे, इस अरेंजमेंट से नाराज हो गए। उनका पहला रिवोल्ट टैक्स के इशू पर था, लेकिन उसका पॉलिटिकल एंगल भी था, क्योंकि इंग्लिश ने उन्हें अपना एनिमी मान लिया। पंजालंग कुरंची के कट्टाबोमन नायकन ने 1795 से 99 के बीच इंसरेक्शन लीड किया। एक भयंकर युद्ध के बाद, जिसमें कंपनी की फोर्सेस डिफीट हो गई थी, कट्टाबोमन के सर पर इनाम रख दिया गया। इससे और ज्यादा रिबेलियन भड़क गया। कंपनी ने रीइंफोर्समेंट्स के साथ कट्टाबोमन को हरा दिया। कट्टाबोमन पुद्दुकोटई फॉरेस्ट में छुप गया, लेकिन एट्टापन, राजा ऑफ पुद्दुकोटई के बिट्रेयल से पकड़ा गया। उसे पब्लिकली हैंग किया गया। उसके साथ ही सुब्रमण्यम पिल्लई को भी हैंग किया गया और सौंदरा पांड्यन को ब्रूटली मार दिया गया। पंजालंग कुरंची के फोर्ट को जमीन दोस्त कर दिया गया और उस जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट के डॉक्यूमेंट से मिटा दिया गया। इसका दूसरा फेज फरवरी 1801 में शुरू हुआ, जब पलामाकोंटा के फोर्ट में बंद पोलिगर्स भाग गए। इन्होंने कई फोर्ट्स पर कंट्रोल कर लिया और टूटीकोरिन को भी कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश फोर्सेस को मलाबार से रीइंफोर्समेंट्स लानी पड़ी। उमथुरई, कट्टाबोमन का भाई, शिवगंगा या रामनाथ भाग गया और मरथु पांड्यन के नेतृत्व में हो रहे रिबेलियन से जुड़ गया। अक्टूबर 1801 में यह रिबेलियन भी सप्रेस कर दिया गया। पंजालंग कुरंची के फोर्ट को जमीन दोस्त कर दिया गया और उस जगह का नाम डिस्ट्रिक्ट के डॉक्यूमेंट से मिटा दिया गया। इस बीच नवाब ने अपने सारे टेरिटरीज और कर्नाटक की सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए कंपनी को दे दी। 1803 से 5 के बीच नॉर्थ आरकोट के पोलिगर्स भी रिवोल्ट उठ गए, जब उनसे कावल फीस यानी तमिलनाडु का एक हेरिडिटरी विलेज पुलिस सिस्टम कलेक्ट करने का हक छीन लिया गया। इस रीजन में लॉलेसनेस फैल गया, खासकर चित्तूर और चंद्रगिरी के पलायम्स में। यदरागुंटा का पोलीगार, जो सबसे डेयरिंग इंसर्जन था, चारागल्लू के डिस्पोजेस्ड पोलीगर से मिल गया। फरवरी 1805 तक इन रिबेल्स को दबा दिया गया। कुछ चीफ्स को मद्रास में बसने का ऑर्डर दिया गया और कुछ को उनके एस्टेट्स के रेवेन्यूज पर 18% अलाउंस दिया गया। ये पोलीगर रिबेलियन पूरे साउथ इंडिया में फैल गया। हिस्टोरियन ए शुनमुगु अय्या के मुताबिक रिबल प्रोक्लेमेशंस दिखाते हैं कि वो इस मूवमेंट को एक मास स्ट्रगल और फ्रीडम की लड़ाई के रूप में देख रहे थे, एक विदेशी रूल के खिलाफ। अपराइजिंग्स इन हरियाणा रीजन 1803-1810।
आज के हरियाणा के रीजन को, जो सिंधिया के टेरिटरीज का हिस्सा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 की ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुगांव के बाद अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस न्यू ब्रिटिश रूल को लोगों ने तुरंत ओपोज किया। अंबाला, करनाल और थानेसर के सिख चीफ्स ने ब्रिटिश के खिलाफ सख्त विरोध किया। वेस्टर्न हरियाणा में मुस्लिम भट्टी राजपूत ने ज़ाब्ता खान, सिरसा और रानिया और खान बहादुर खान फतेहाबाद के लीडरशिप में ब्रिटिश के खिलाफ संगठन बनाया। कई एफर्ट्स के बाद भी जब ब्रिटिश इन अपराइजिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाए तो नवंबर 1809 में कर्नल एडम्स के अंडर एक बड़ी फोर्स भेजी गई जो फतेहाबाद, सिरसा और रानिया पर अटैक करके जीत गई। लेकिन रोहतक, भिवानी और हिसार के ईस्टर्न पार्ट के लोग कंपनी के द्वारा चुने गए रूलर्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लॉर्ड मिंटो ने गवर्नर जनरल ने मिलिट्री एक्शन का सजेशन दिया। दिल्ली के रेजिडेंट आर्चिबाल्ड सेटन ने मार्च 1810 में गार्डनर, असिस्टेंट टू रेजिडेंट के अंडर एक फोर्स भेजी। जाट्स और रंघर्स के खिलाफ यह एक्शन हुआ। भिवानी के लोगों ने थोड़े टाइम तक ब्रिटिश को रोकने में सफलता पाई, लेकिन जब ब्रिटिश ने हेवी आर्टिलरी का यूज किया तो शहर की दीवारें तोड़ दी गईं और भिवानी एक भयंकर बैटल के बाद कैप्चर कर लिया गया। हंसी के फोर्ट को एक मिलिट्री कैंटोनमेंट में बदल दिया गया। दीवान वेलुथम्पीज रिवोल्ट 1808-1809। ट्रैवनकोर ने 1805 में सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था वेलेस्ली के अंडर, लेकिन कंपनी ने इस पर हार्श कंडीशंस लगा दी। रूलर्स सब्सिडी नहीं दे पाया और एरियर्स बढ़ते गए। ब्रिटिश रेजिडेंट ने ट्रैवनकोर के इंटरनल अफेयर्स में दखल देना शुरू कर दिया। इस कंपनी के हाई हैंडेड एटीट्यूड के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर दाल्वा वेलुथम्पी ने नायर ट्रूप्स के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ रिबेलियन छेड़ दिया। कुंदरा में एक सभा में वेलुथम्पी ने ओपनली ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठाने की बात की। इस स्पीच को बाद में कुंदरा प्रोक्लेमेशन कहा गया। इसके बाद लार्ज स्केल रिबेलियन हुआ। ब्रिटिश को एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। महाराजा ने रिबेलियन को पूरा सपोर्ट नहीं किया और कंपनी की साइड ले ली। वेलुथम्पी ने कैप्चर होने से पहले खुद को मार लिया। रिबेलियन धीरे धीरे समाप्त हो गया। डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड 1808-1812। बुंदेलखंड प्रोविंस जो ब्रिटिश ने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-1805 के बाद जीता था, उसे बंगाल प्रेसिडेंसी में इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन बुंदेला जीफ्स ने फोर्ट्स से रेजिस्टेंस करना जारी रखा। इनके पास तकरीबन 150 फोर्ट्स थे। पहला बड़ा रेजिस्टेंस अजयगढ़ फोर्ट के किलेदार लक्ष्मण दावा ने किया। उसे 1808 तक टेम्परेरी एग्रीमेंट के अंडर फोर्ट रखने दिया गया था, लेकिन वो बाद में भी फोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं था। फरवरी 1809 में उसने सरेंडर कर दिया और उसे कैलकाटा भेज दिया गया। अगला रेजिस्टेंस कलिंजर फोर्ट के किलेदार दरिया सिंह से आया, जिसे जनवरी 1812 में सप्रेस किया गया। सबसे सीरियस थ्रेट गोपाल सिंह से आया, एक फेमस मिलिट्री एडवेंचरर जिसका अपने अंकल से विवाद था, जिसे ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। 4 साल तक गोपाल सिंह ब्रिटिश की मिलिट्री टैक्टिक्स से बचते रहे। आखिरकार ब्रिटिश ने ईकरनामास यानी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन साइन करवाकर हेरिडिटरी चीफ्स को बाउंड करना शुरू कर दिया। पार्ला केमेडी आउटब्रेक 1813-1834। पार्ला केमेडी, जो आज के ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न बॉर्डर पर है, ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस का सेंटर बना। जब कंपनी ने गंजम ऑक्यूपाई किया था तब नारायण देव वहां का राजा था। उसकी रेजिस्टेंस की वजह से कर्नल पीच की लीडरशिप में आर्मी भेजी गई। 1768 में नारायण देव डिफीट हुआ और उसका बेटा गजापति देव जमींदार बना दिया गया। लेकिन नारायण देव ने अपने बेटे और भाइयों के साथ फिर से रिवोल्ट किया। जब तक रेजिस्टेंस समाप्त नहीं हुआ तब तक मद्रास प्रेसिडेंसी ने 1832 में जॉर्ज रसेल को कमिश्नर बना दिया, जिसे फुल पावर्स दी गई। 1834 तक रीजन को पैसिफाई कर दिया गया। कच्छ और कच्छ रिबेलियन 1816-1832। ब्रिटिश और महाराजा भरमल II के बीच 1816 में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें अथॉरिटी ऑफिशियली थ्रोन को दी गई थी, लेकिन चीफ्टन्स और महाराजा के बीच पावर स्ट्रगल चालू रहा। 1819 में राजा भरमल II ने अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स के साथ ब्रिटिश को टेरिटरी से निकालने की कोशिश की। चीफ्टन्स भी उसके साथ जुड़ गए। ब्रिटिश ने उसे डिपोज कर दिया और उसके इन्फेंट सन को गद्दी पर बिठा दिया। ब्रिटिश रेजिडेंट ने एक रेजेंसी काउंसिल के माध्यम से राज्य का डी फैक्टो रूलर बन गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और हेवी लैंड टैक्सेस से लोग नाराज हो गए। बर्मा वॉर में ब्रिटिश की हार की न्यूज से चीफ्टन्स को हिम्मत मिली और उन्होंने भरमल II की रेस्टोरेशन की डिमांड के साथ फिर से रिवोल्ट कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद भी जब कंट्रोल नहीं हो पाया तो ब्रिटिश को कॉन्सिलिएटरी पॉलिसी अपनानी पड़ी। राइजिंग एट बरेली 1816। बरेली में अपसर्ज का तुरंत रीजन था पुलिस टैक्स का लगना, जिससे नगर के लोगों में गुस्सा फैल गया। मुफ्ती मोहम्मद एवाज, एक बुजुर्ग रिस्पेक्टेड व्यक्ति, ने मजिस्ट्रेट को एक पिटीशन दी। हालत तब और बिगड़ गई जब टैक्स कलेक्ट करते वक्त पुलिस ने एक औरत को चोट पहुंचाई। इसके बाद मुफ्ती के फॉलोअर्स और पुलिस के बीच ब्लडी स्कफल हो गई। 2 दिन के अंदर पीलीभीत, शाहजहांपुर और रामपुर से आर्म्ड मुस्लिम्स उठ खड़े हुए और इस रिबेलियन को रिलीजियस कलर मिल गया। अप्रैल 1816 में लेस्टर यानी बरेली कोर्ट के जज के बेटे का मर्डर कर दिया गया। ब्रिटिश फोर्सेस को मेजर डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। 300 से ज्यादा रेबल्स मारे गए, कई वुंडेड हुए और बहुतों को इम्प्रिजन किया गया। ये अपराइजिंग किसी स्पेसिफिक ग्रीवेंस से ज्यादा ब्रिटिश रूल के एलियन नेचर से पैदा डिसकंटेंट का रिजल्ट था। अपसर्ज इन हाथरस 1817। दयाराम एक तालुकदार था जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कई विलेजेस पर कंट्रोल रखता था और उसका स्ट्रांग बेस था हाथरस फोर्ट में। यह फोर्ट इतना मजबूत था कि इसे सेकंड भरतपुर कहा जाता था। इसकी दीवारें बहुत ऊंची और मोटी थीं और फोर्ट के ऊपर आर्टिलरी लगी थी।
ब्रिटिश ने हाथरस एस्टेट का सेटलमेंट दयाराम के साथ फार्मर के रूप में किया था, लेकिन बढ़ती हुई रेवेन्यू डिमांड की वजह से दयाराम बार बार अरियर्स पे नहीं कर पाया। इसके अलावा उसने कई हॉस्टाइल एक्ट्स किए, जैसे कि गवर्नमेंट फ्यूजिटिव्स को शरण देना। इसलिए कंपनी ने एक बड़ी आर्मी के साथ फरवरी 1817 में हाथरस पर अटैक किया। दयाराम ने 15 दिन तक बहादुराना रेजिस्टेंस दिया और बिना चोट के निकल गया, लेकिन आखिर में उसे सबमिशन की शर्त पर लौटना पड़ा और पेंशन के साथ सेटल हो गया। एक और प्रसिद्ध रेबेल भगवंत सिंह, जो राजा ऑफ मुरसान था, वो भी अपना फोर्ट तोड़ने के डर से गवर्नमेंट के सामने सबमिट कर गया। पाइका रिबेलियन 1817। पाइकाज ओडिशा के ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे, जो रैंड फ्री लैंड पर हेरिडिटरी बेसिस पर मिलिट्री और पुलिसिंग सर्विसेज देते थे। 1803 में जब ब्रिटिश ने ओडिशा को जीता और राजा ऑफ खुर्दा को डिथ्रोन किया, तो पाइकाज की पावर और प्रेस्टिज दोनों गिर गए। कंपनी की एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, सॉल्ट के ऊपर टैक्स, कावरी करेंसी का एबॉलिशन और टैक्सेस को सिल्वर में पे करने का नियम, सब ने आम लोगों को नाराज कर दिया। बख्शी जगबंधु विद्याधर, जो कि राजा ऑफ खुर्दा के मिलिट्री चीफ थे, उनका एंसेस्ट्रल एस्टेट किला रोरांग 1814 में कंपनी ने ले लिया, जिससे वो गरीबी में चला गया। मार्च 1817 में गुमसुर के खोंड्स खुर्दा टेरिटरी में आए, जो स्पार्क बना रिबेलियन का। मुकुंदा देवा, द लास्ट राजा ऑफ खुर्दा, और दूसरे जमींदार्स ने जगबंधु का सपोर्ट किया। पाइकास की सन्ड्री आर्मी ने ब्रिटिश फोर्सेस को टेम्परेरीली रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। इस रिबेलियन को पाइका विद्रोह कहा गया। पूरे उड़ीसा में एक समय के लिए रिबेलियन फैल गया। जगबंधु को आउटलॉ डिक्लेयर किया गया और उसे राजा ऑफ नयागढ़ ने शरण दी। नवंबर 1818 में दिनुबंधु संतरा और उनके ग्रुप ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जगबंधु ब्रिटिश से बचा रहा। पुरी के टेम्पल प्रीस्ट्स, जिन्होंने उसे शरण दी, उन्हें हैंग कर दिया गया। 1825 में जगबंधु ने नेगोशिएटेड टर्म्स पर सरेंडर किया। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उसे कैप्चर किया गया था और 1829 में उसकी डेथ कस्टडी में हुई थी। पाइका रिबेलियन के बाद लोगों को काफी रेमिशंस, असेसमेंट रिडक्शंस और फिक्स टेन्योर सेटलमेंट्स जैसे रिफॉर्म्स मिले। वघेरा राइजिंग 1818 टू 1820। ब्रिटिश रूल के खिलाफ नाराजगी और बड़ौदा के गायकवाड़ के एक्सेप्शंस ने ओखा मंडल के वघेरा चीफ्स को उठाने पर मजबूर कर दिया। 1818-19 में वघेराज ने कई बार ब्रिटिश टेरिटरी में इनरोड्स किए। नवंबर 1820 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई और रिबेलियन समाप्त हो गया। आहोम रिवोल्ट 1828। फर्स्ट बर्मा वॉर यानी 1824-26 के बाद ब्रिटिश ने प्लेज किया था कि वो आसाम से विड्रॉ करेंगे, लेकिन वॉर के बाद उन्होंने आहोम टेरिटरी को कंपनी के अंडर लाने की कोशिश की, जिससे 1828 में रिबेलियन हो गया। गोमधर कुंवर एक आहोम प्रिंस था, जिसने धनंजय बोरगोहाइन और जयराम खरघरिया फूकन के साथ मिलकर जोरहट के पास अपने आप को किंग घोषित कर दिया। ब्रिटिश ने बाद में कॉन्सिलिएटरी पॉलिसी अपनाई और अपर आसाम को महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को दे दिया। आहोम्स के एक हिस्से को फिर से रूल का मौका मिला। सूरत सॉल्ट एजिटेशंस 1840s। 1844 में सूरत के लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, जब सॉल्ट ड्यूटी को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दिया गया। पब्लिक प्रेशर के बाद गवर्नमेंट ने ड्यूटी वापस ले ली। 1848 में भी जब बंगाल स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस किया गया, तो लोगों ने बॉयकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस का सहारा लिया, जिससे गवर्नमेंट अपना प्रपोजल वापस लेने पर मजबूर हो गई। कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवोल्ट्स। गडकरीज यानी एक हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास जो मराठा फोर्ट्स में तैनात थे, उनकी गैरिसन्स को 1844 के बाद कोल्हापुर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन में हटा दिया गया। इस अनएम्प्लॉयमेंट के डर से गडकरीज ने समनगढ़ और बुधरगढ़ फोर्ट्स को कब्जा कर लिया। सावंतवादी रीजन में भी कई बार पहले से रिबेलियंस हो चुके थे। 1830, 1836 और 1838 में जब ब्रिटिश ने उनके रूलर को हटा दिया था, ब्रिटिश ने कई लॉज इंट्रोड्यूस किए रीजन को कंट्रोल में लाने के लिए। कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर माल यानी सियाण साहिब ने वेस्टर्न पंजाब में की थी। उनके बाद बाबा राम सिंह इस मूवमेंट के मेजर लीडर बने। वहीं नामधारी सिख सेक्ट के फाउंडर भी थे। जब ब्रिटिश ने पंजाब पर कब्जा किया, तब यह मूवमेंट एक रिलीजियस प्योरिफिकेशन कैंपेन से बदलकर पॉलिटिकल कैंपेन बन गया। इस मूवमेंट के बेसिक आइडियाज थे कास्ट और अन्य डिस्क्रिमिनेशंस का एबॉलिशन, मीट, अल्कोहल और ड्रग्स का डिस्करेजमेंट, इंटरमैरिज, विडो रीमैरिज का और विमेन को सिक्लूजन से बाहर लाना। पॉलिटिकल गोल था ब्रिटिश रूल को हटाकर पंजाब में सिख राज को वापस लाना। कूकाज हैंड वोवन क्लोथ्स पहनते थे, इंग्लिश लॉज, एजुकेशन और प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करते थे। ये सब कॉन्सेप्ट्स जैसे स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन कूकास ने उस समय प्रमोट किए, जब ये आइडियाज बाद में 20th सेंचुरी के इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बने। जैसे जैसे मूवमेंट पॉपुलर हुआ, ब्रिटिश ने 1863 से 1872 के बीच कई स्टेप्स लिए इसे क्रश करने के लिए। 1872 में बाबा राम सिंह को रंगून भेज दिया गया था।
पेजेंट्स मूवमेंट्स विथ रिलीजियस ओवरटोन्स। ये अपराइजिंग्स अक्सर एविक्शंस, लैंड रेंट हाइक्स और मनी लेंडर्स के ग्रीडी टैक्टिक्स के अगेंस्ट होती थीं और इनका गोल था ऑक्यूपेंसी राइट्स जैसे अधिकारों की डिमांड। ये मूवमेंट्स खुद पेजेंट्स द्वारा चलाई गईं, जिनके लोकल लीडर्स होते थे। 1857 और उसके आसपास के समय तक कुछ पेजेंट मूवमेंट का जिक्र नीचे किया गया है। नरकिल बेरिया अपराइजिंग। मीर निथार अली 1782 टू 1831, जिसे टीटू मीर के नाम से जाना जाता था, उसने वेस्ट बंगाल के मुस्लिम टेनेंट्स को इंस्पायर किया था लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, जो कि मेनली हिंदू थे और फ्राइजीज पर बियर टैक्स लगा रहे थे। ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स भी इस अपराइजिंग के निशाने पर थे। ये रिबेलियन पहला आर्म्ड पेजेंट अपराइजिंग माना जाता है। बाद में इस मूवमेंट ने रिलीजियस कलर ले लिया और वहाबी मूवमेंट में मर्ज हो गया। द पागलपंथीज। पागलपंथीज एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था जो मेनली हजोंग और गारो ट्राइब्स असम का था। इसका फाउंडेशन करम शाह ने किया था, लेकिन पेजेंट रेजिस्टेंस उनके बेटे टीपू के लीडरशिप में हुआ था। 1825 टू 1835 तक पागलपंथीज ने एक लिमिट से ज्यादा रेंट देने से मना कर दिया और जमींदार्स के घरों पर अटैक्स किए। ब्रिटिश ने एक इक्विटेबल रेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, लेकिन बाद में मूवमेंट को वायोलेंटली सप्रेस कर दिया गया। फराइजी रिवोल्ट। फराइजीज एक मुस्लिम सेक्ट के फॉलोअर थे जिसे हाजी शरीयतुल्लाह ने फरीदपुर यानी ईस्टर्न बंगाल में स्टार्ट किया था। उन्होंने रेडिकल रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस का सपोर्ट किया। हाजी शरीयतुल्लाह और उनके बेटे मोहसिनुद्दीन अहमद या डूडू मियां ने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज करके ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक्सपल्शन का टारगेट रखा था। उन्होंने टेनेंट्स का जमींदार्स के खिलाफ सपोर्ट भी किया। 1838 से 1857 के बीच फराइजी डिस्टर्बेंस चलते रहे। बाद में उनमें से कई वहाबी मूवमेंट में शामिल हो गए। मोपला अपराइजिंग्स 1836 टू 1854। मोपलाज यानी मलाबार रीजन के मुस्लिम पेजेंट्स, उनमें वाइड स्प्रेड अनरेस्ट था, रेवेन्यू बढ़ने, फील्ड साइज कम होने और ऑफिशियल्स के ऑपरेशन की वजह से। 1836 से 1854 के बीच 22 रिबेलियंस हुए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सेकेंड मोपला अपराइजिंग बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय कांग्रेस और खिलाफत सपोर्टर्स के सपोर्ट से हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम टेंशन्स की वजह से कांग्रेस और मोपलाज के बीच डिस्टेंस आ गया। 1921 तक ब्रिटिश ने इन्हें सप्रेस कर दिया। पेजेंट्स रोल इन 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट में पेजेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स जैसे वेस्टर्न यूपी तक सीमित था। कई जगहों पर पेजेंट्स ने लोकल फ्यूडल लीडर्स के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने लैंडेड क्लासेस को खुश रखने के लिए पेजेंट्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अवध में लैंड वापस ताल्लुकदार्स को दे दिया गया। उन्हें रेवेन्यू और अदर पावर्स भी मिल गए। पेजेंट्स 1859 बंगाल रेंट एक्ट के बेनिफिट्स भी नहीं ले पाए। कई जगह उनके उठाने की सजा के रूप में एडिशनल सेस भी लगाया गया। ट्राइबल रिवोल्ट्स अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान ट्राइबल अपराइजिंग सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट, मिलिटेंट और वायलेंट थे। इनका एनालिसिस हम दो मेजर कैटेगरीज में कर सकते हैं। 1. मेनलैंड वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स। मेनलैंड ट्राइबल मूवमेंट्स जैसे झारखंड, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन, इनका मेन रीजन था लैंड और फॉरेस्ट राइट्स का लॉस। ब्रिटिश के लैंड सेटलमेंट्स ने ट्राइबल जॉइंट लैंड ओनरशिप सिस्टम को तोड़ दिया, जिससे उनका सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो गया। ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर को सेटल्ड फॉर्म में एक्सटेंड किया, जिससे ट्राइबल्स ने अपनी जमीन खो दी और नॉन ट्राइबल्स का इन्फ्लक्स हुआ। शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी जंगल में घूम घूम के खेती करना बंद कर दिया गया। फॉरेस्ट को रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर करके टिम्बर यूज, ग्रेजिंग सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश को रेलवे और शिप बिल्डिंग के लिए लकड़ी चाहिए थी। पुलिस, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स, जो ज्यादातर आउटसाइडर्स थे, उन्होंने ट्राइबल्स का शोषण किया। ब्रिटिश के जनरल लॉज ट्राइबल कस्टम्स के खिलाफ थे। ब्रिटिश मिशनरीज भी आए, उन्होंने ट्राइबल बिलीफ्स में दखल दिया। ट्राइबल्स ने मिशनरीज को एलियन रूल के एजेंट्स के रूप में देखा। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स थोड़े अलग थे। इनका फोकस होता था पॉलिटिकल ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस, नेशनलिस्ट स्ट्रगल से कम संबंध था। ये फॉरेस्ट या लैंड बेस्ड नहीं थे, क्योंकि ट्राइबल्स यहां अपने फॉरेस्ट और लैंड पर कंट्रोल में थे। ब्रिटिश इन एरियाज में लेट आए, इसलिए ये रिवोल्ट्स लेट तक चलते रहे। यहां संस्कृताइजेशन नहीं था, बल्कि डीसंस्कृताइजेशन मूवमेंट्स भी हुए, जैसे मेती मूवमेंट अगेंस्ट नियो वैष्णवाइट ब्राह्मण्स ड्यूरिंग महाराजा चुराचंद का रूल 1891 से 1941। फीचर्स ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग्स। ट्राइबल रिवोल्ट्स काफी अलग अलग जगहों पे हुए, लेकिन उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी थे। एथनिक सॉलिडारिटी और ट्राइबल आइडेंटिटी ने लोगों को एकजुट किया। हर आउटसाइडर उनका एनिमी नहीं था। जो गरीब मजदूर या आर्टिसन थे, उन्हें छोड़ दिया जाता था। निशाना बनते थे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स, जो ट्राइबल्स की नज़र में ब्रिटिश सरकार के एजेंट्स थे। ब्रिटिश के लॉ और रूल ट्राइबल कस्टम्स को तोड़ते थे, इसलिए उनके खिलाफ गुस्सा था। ब्रिटिश पॉलिसीज ने ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट राइट्स खत्म कर दिए। लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने और मार्केट इकोनॉमी के रूल्स लगने से ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल्स के हाथ लग गई,
जबकि रोड्स और रेलवेज ने ट्राइबल एरियाज को बाहर की दुनिया से जोड़ दिया। कई मूवमेंट्स को मेसिया लायक लीडर्स लीड करते थे जो लोगों को आउटसाइडर ऑपरेशन से मुक्ति का वादा करते थे। लेकिन ये रिवोल्ट्स पहले से ही डूम्ड थे। ट्राइबल्स के पास आउटडेटेड वेपन्स थे जबकि ब्रिटिश के पास मॉडर्न आर्म्स और स्ट्रैटेजी थी। इंपॉर्टेंट मेनलैंड ट्राइबल मूवमेंट्स। ज्यादातर ट्राइबल मूवमेंट्स अगर फ्रंटियर रीजन्स को हटा दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड थे सेंट्रल इंडिया जैसे छोटा नागपुर झारखंड रीजन, वेस्ट सेंट्रल रीजन, सदर्न इंडिया। स्पेशल मेंशन छोटा नागपुर और संथाल परगना के ट्राइबल्स का रेजिस्टेंस ब्रिटिश और उनके नॉन ट्राइबल कोलैबोरेटर्स जागीरदार जमींदार्स के अगेंस्ट बहुत लंबा और हिस्टोरिक रहा है। द पहाड़ियाज, गार्डियंस ऑफ राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे एक पुरानी और प्राउड ट्राइबल कम्युनिटी, पहाड़ियाज। ये लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंडेंट थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। पहाड़ियाज अपने आप को इस पूरे रीजन का असली मालिक मानते थे और आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते थे। ब्रिटिश के आने से पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से पहाड़ियाज ने कभी किसी को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने दी, लेकिन उनकी सबसिस्टेंस इकोनॉमी काफी वीक थी और फैमिन या स्केर्सिटी के समय वो प्लेन्स में बसने वाले लोगों पर रेड्स करते थे। ये रेड्स उनके पॉलिटिकल असर्शन का सिंबल भी थे। जमींदार उनसे शांति बनाए रखने के लिए रेगुलर ट्रिब्यूट देते थे और ट्रेडर्स उनके कंट्रोल्ड पासेस यूज करने के लिए पैसे देते थे। लेकिन ये फ्रिजाइल पीस 18th सेंचुरी के एंड में टूट गए जब ब्रिटिश ने सेटल्ड एग्रीकल्चर को एनकरेज करते हुए फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट और पास्चर लैंड्स कम होते गए और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। 1770s में ब्रिटिश ने एक ब्रूटल मिलिट्री कैंपेन चलाया तो हंट डाउन द पहाड़ियाज। 1778 में राजा जगन्नाथ की लीडरशिप में उन्होंने रिबेलियन किया। 1880s के बाद ब्रिटिश ने एक पैसिफिकेशन पॉलिसी स्टार्ट की। पहाड़िया सरदार्स को एनुअल अलाउंस देने लगे ताकि वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ कुछ ना करें, लेकिन सबने ये नहीं माना। काफी पहाड़ियाज माउंटेन्स के डीप इंटीरियर्स में चले गए और अपना स्ट्रगल आउटसाइडर्स के खिलाफ जारी रखा। तिलका मांझी का विद्रोह 1778 से 1885। संथाल परगना में ब्रिटिश को जिसका सबसे पहला और कड़क ऑपोजिशन मिला वो थे तिलका मांझी, एक संथाल वॉरियर जिनका असल नाम था जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी ने डिवाइड एंड रूल के ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ खोला विद्रोह किया। वो सुल्तानगंज के पहाड़ों में घूमते थे और गंगा पर चलते ब्रिटिश के बोट्स को लूट लेते थे और फिर ये लूट गरीब लोगों में बांट देते थे। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर ऑर्गेनाइज की जिसमें संथाल वमन भी भाग लिया करती थीं। 1778 में तिलका ने पहाड़िया सरदार्स के साथ मिलकर रामगढ़ कैंप कैप्चर कर लिया। 1884 में तिलका ने भागलपुर पर अटैक किया और राजमहल ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीवलैंड को गोली मार दी। इसके बाद ब्रिटिश ने उनके खिलाफ फुल फ्लेज कैंपेन लॉन्च किया। 1885 में तिलका मांझी पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। उन्हें इंडिया के पहले आदिवासी फ्रीडम फाइटर के रूप में याद किया जाता है। उनके विद्रोह के पीछे का मेन रीजन था रेवेन्यू कलेक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स और लैंडलॉर्ड्स के एजेंट्स का शोषण। 1770 की सूखा यानी फैमिन के बाद भूख और ब्रिटिश रिप्रेशन ने लोगों को और गुस्सा दिलाया। जंगल महल रिवोल्ट या चुआर अपराइजिंग। जंगल महल एक फॉरेस्टेड एरिया था जो छोटा नागपुर प्लेटो और बंगाल के प्लेन्स के बीच में था, स्पेशली मिडनापुर, बांकुरा और बीरभूम में। यहाँ के ट्राइबल लोग, स्पेशली भूमिज ट्राइबल्स को ब्रिटिश लोग चुआर्स कहते थे, लेकिन आज के हिस्टोरियंस इस वर्ड को डेरोगेटरी मानते हैं। ये लोग पहले फार्मर्स और हंटर्स थे। जंगल जमींदार्स इन्हें पाइक्स यानी विलेज गार्ड्स के रूप में रखते थे और उनमें से कुछ हेड बाइक्स को सरदार्स कहा जाता था। फेजेस ऑफ चुआर अपराइजिंग्स। फर्स्ट रिबेलियन जगन्नाथ सिंह 1768। जमींदार ऑफ घाटशिला जगन्नाथ सिंह ने थाउजेंड्स ऑफ चुआर वॉरियर्स के साथ ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की। मोड फोर्ट्स को तोड़ने का ऑर्डर था जो जमींदार्स को हर्ट करता था। ब्रिटिश को ये राउंड में रिट्रीट करना पड़ा। सेकेंड रिबेलियन 1771। श्यामगंजन, ढाटका, सुबला सिंह, कालियापल और दुबराज ने मिलकर विद्रोह किया। इस बार ब्रिटिश ने रिबेलियन सप्रेस कर दिया। मेजर अपराइजिंग दुर्जन सिंह 1798। ये था सबसे बड़ा अपराइजिंग। दुर्जन सिंह, जमींदार ऑफ रायपुर जिसे ब्रिटिश ने डिस्पोजेस कर दिया था, उन्होंने 1500 चुआर्स के साथ एस्टेट ऑक्शन रोकने के लिए वायलेंट कैंपेन चलाया। साथ दिया माधव सिंह, राजा मोहन सिंह और लक्ष्मण सिंह ने। इस मूवमेंट में जमींदार्स, पाइक्स और ऑर्डिनरी चुआर सब एक साथ थे। एक क्लैश ऑफ वेज ऑफ लाइफ था। ब्रिटिश का सिस्टम का लैंड प्राइवेटाइजेशन, परमानेंट सेटलमेंट और मॉडर्न पुलिसिंग इन ट्रेडिशनल जंगल सोसाइटीज के खिलाफ गया और इसलिए रेजिस्टेंस उभरी। तमार रिवोल्ट 1798। छोटा नागपुर के तमार रीजन के ट्राइबल्स ने 1798 में भोलानाथ सहाय, कुछ सोर्सेज में उनका नाम भोलानाथ सिंह दिया गया है, कि लीडरशिप में रिवोल्ट किया। इस अपराइजिंग का मेन रीजन था ब्रिटिश द्वारा लगाए गए फॉल्टी और एलियन सिस्टम्स जो कि उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग थे। मुंडा ट्राइबल्स और उनके चीफ्स ने भी इस मूवमेंट में भोलानाथ का साथ दिया। ये रिवोल्ट क्लियरली दिकूज के खिलाफ एक एक्सप्रेशन था, आउटसाइडर्स जिन्हें ट्राइबल्स अपने दुश्मन मानते थे। ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट कूपर के लीडरशिप में एक एक्सपीडिशन भेजा गया जिसने इस अपराइजिंग को ब्रूटली सप्रेस किया, लेकिन तमार के ट्राइबल्स ने और भी कई बार ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया। कोल म्यूटिनी 1831।
कोल्स और उनके साथ कुछ और ट्राइब्स छोटा नागपुर में रहते थे, मेनली इन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मनभूम के वेस्टर्न पार्ट्स में। 1831 में ट्रबल स्टार्ट हुआ जब कोल हेडमैन के लैंड का लार्ज स्केल ट्रांसफर हो गया आउटसाइडर्स, हिंदू, सिख और मुस्लिम फार्मर्स और मनी लैंडर्स के हाथों। ये आउटसाइडर्स हेवी टैक्सेस डिमांड करते थे और काफी ऑप्रेसिव भी थे। साथ ही ब्रिटिश की जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज ने कोल्स के ट्रेडिशनल सिस्टम को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया था। इसीलिए बुद्धो भगत के लीडरशिप में कोल्स ने अपराइजिंग की, जिसमें उन्होंने लगभग 1000 आउटसाइडर्स को मार दिया या उनका सेटलमेंट जला दिया था। ब्रिटिश ने इसको सप्रेस करने के लिए फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए, तब जाके ऑर्डर रिस्टोर हुआ। हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स 1820 टू 1837। राजा ऑफ पराहट ने अपने हो ट्राइबल्स को ब्रिटिश के खिलाफ मोबिलाइज किया जब उन्होंने सिंहभूम ऑक्यूपाई किया। ये रिवोल्ट 1820 से 1827 तक चला, जब हो लोग फाइनली ब्रिटिश के सामने सबमिट कर गए। लेकिन 1831 में फिर एक नया रिबेलियन ऑर्गेनाइज हुआ। इस बार मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर भी शामिल हुए। रीजन था नई फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी और बंगालीज का एंट्री उनके रीजन में। ब्रिटिश ने 1832 में इस अपराइजिंग को तो क्रश कर दिया, लेकिन हो ट्राइबल रेजिस्टेंस 1837 तक चलता रहा। संथाल रिबेलियंस 1833 एंड 1855 टू 1856। संथाल्स ने लेट 1770s 1780s में राजमहल फुटहिल्स में सेटल होना स्टार्ट किया। पहले वो नोमैडिक के, लेकिन अब वो सेटल्ड एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड थे। ब्रिटिश के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ब्रिटिश ने संथाल्स को दामिने कोह एरिया एलोकेट किया, जिसका मतलब होता है स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स। संथाल्स ने ये लैंड कल्टीवेट किया, लेकिन बाद में उनका लैंड मनी लैंडर्स और जमींदार्स के हाथों चला गया, थैंक्स टू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 और हाई टैक्स बर्डन। 1855 में सिद्धू और कानू मुर्मू, दो भाइयों ने हूल लिबरेशन मूवमेंट का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने ब्रिटिश राज का एंड डिक्लेयर कर दिया और भागलपुर राजमहल के बीच का एरिया को ऑटोनॉमस जोन बनाया। एमिसरीज ने साल ब्रांचेस लेकर सीक्रेट मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया। फूलों और झानो मुर्मू, सिद्धू कान्हू की बहनें, एनिमी कैंप में घुसकर ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा और शहीद हो गईं। ब्रिटिश ने 1856 तक रिबेलियन को ब्रूटली सप्रेस किया। विलेजेस बर्न किए गए, एलिफेंट से डिस्ट्रक्शन किया गया और थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स को मार दिया गया। रिवोल्ट के बाद संथाल परगना को भागलपुर और बीरभूम से अलग करके बनाया गया और वहां पर स्पेशल लॉज लागू किए गए। खोंड अपराइजिंग्स 1837 टू 1856। ओडिशा से लेकर श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट्स यानी मॉडर्न आंध्र प्रदेश तक के हिली ट्रैक्ट्स में रहते थे खोंड्स। इन्होंने 1837 से 1856 के बीच ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया, जिसका लीडरशिप किया चकर बिसोई ने, एक यंग राजा ने। उनका प्रोटेस्ट था ह्यूमन सैक्रिफाइस बैन, नए टैक्सेस और जमींदारों की एंट्री के खिलाफ। जब चकर बिसोई डिसअपियर हो गए तो अपराइजिंग भी कोलैप्स हो गई। 1914 में भी खोंड्स ने एक और रिबेलियन किया ओडिशा रीजन में, होपिंग कि फॉरेन रूल खत्म हो जाएगा। कोया रिवोल्ट्स 1803 टू 1886। कोया ट्राइबल्स जो ईस्टर्न गोदावरी यानी मॉडर्न आंध्र प्रदेश में रहते थे, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिवोल्ट किया। 1803, 1840, 1845, 1858, 1861, 1862। 1879 से 80 में उन्होंने एक मेजर अपराइजिंग की अंडर टोमा सोरा। इनका प्रोटेस्ट था पुलिस ऑपरेशन, मनी लैंडर्स, न्यू फॉरेस्ट लॉज और कस्टमरी राइट्स के डिनाइल के खिलाफ। टोमा सोरा के बाद 1886 में एक और रिबेलियन हुआ अंडर राजा अनंतायर। भील रिवोल्ट्स 1817 टू 1846। भील्स जो वेस्टर्न घाट्स में रहते थे और नॉर्थ डेक्कन के माउंटेन पासेस कंट्रोल करते थे, उन्होंने भी कंपनी रूल के खिलाफ मल्टीपल टाइम्स रिवोल्ट किया। 1817 टू 19 में मेजर रिवोल्ट हुआ, फैमिन, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और मिस गवर्नेंस के अगेंस्ट। ब्रिटिश ने फोर्स और कंसिलिएशन दोनों यूज किए उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर भी 1825, 1831 और 1846 में भील्स ने फिर से रिबेलियन किया। लेटर गोविंद गुरु ने साउथ राजस्थान, बांसवाड़ा, सुनत के भील्स को यूनाइट करके भील राज के लिए मूवमेंट शुरू किया। 1913 तक चला वो। कोली राइजिंग्स 1829 टू 1848। कोलीज जो भील्स के नेबरिंग एरियाज में रहते थे, उन्होंने भी रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश 1829, 1839 एंड 1844 टू 48। उनका मेजर कंसर्न था ब्रिटिश रूल के आने के बाद हुआ अनएम्प्लॉयमेंट और उनके फोर्ट्स का डिसमैंटलिंग। रामोसी राइजिंग्स 1822 टू 1841। रामोसीज वेस्टर्न घाट्स के हिल ट्राइब्स थे। ब्रिटिश रूल और उनके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। जब ब्रिटिश ने मराठा टेरिटरीज अनेक्स किए थे, तो रामोसीज जो मराठा आर्मीज में एम्प्लॉयड थे, लाइवलीहुड से वंचित हो गए। इसीलिए 1822 में चित्तूर सिंह के अंडर रिवोल्ट हुआ। फिर 1825-26 में उमाजी नायक ऑफ पूना और बापू त्रिंबक जी सावंत ने मूवमेंट लीड की।
1839 में राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा को डिपोज करने पर और 1840-41 में भी डिस्टर्बेंस हुआ। ब्रिटिश ने फाइनली सुपीरियर फोर्स से इनका रेजिस्टेंस क्रैश किया, लेकिन उन्होंने एक पैसिफिस्ट पॉलिसी भी अपनाई और कुछ रामोसीज को हिल पुलिस में रिक्रूट कर लिया। ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। खासी अपराइजिंग 1829 टू 1833। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गारो और जैंतिया हिल्स के बीच के हिली रीजन को ऑक्यूपाई किया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रह्मपुत्र वैली को सिलहेट से कनेक्ट किया जाए। इस रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काफी आउटसाइडर्स लाए गए, इंग्लिशमैन, बंगालीज और प्लेन्स के लेबरर्स। ये आउटसाइडर्स जब ट्राइबल टेरिटरी में घुसने लगे तो खासी, गारो, खमटीज और सिंघफोज ने तीरथ सिंह की लीडरशिप में यूनाइट होकर आउटसाइडर्स को भगाने की कोशिश की। ये अपराइजिंग धीरे धीरे एक पॉपुलर रिवोल्ट में बदल गया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, लेकिन 1833 तक ब्रिटिश की सुपीरियर मिलिट्री फोर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। सिंघफोज रिबेलियन 1830 टू 1843। आसाम के सिंघफो ट्राइब ने अर्ली 1830s में रिवोल्ट स्टार्ट किया था, जिसे ब्रिटिश ने पहले तो तुरंत क्वेल कर दिया, लेकिन सिंघफोज बार बार रिवोल्ट करते रहे। 1839 में उनका एक मेजर अपराइजिंग हुआ जिसमें एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की डेथ हो गई। फिर 1843 में चीफ निरांग फिदू ने एक और रिबेलियन लीड किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश गैरिसन पे अटैक किया और कई सोल्जर्स को मार दिया। अदर नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट्स। कुछ और छोटी ट्राइबल मूवमेंट्स भी नॉर्थ ईस्ट में हुई। मिशमीज का अपराइजिंग 1836, खमटी रिबेलियन इन आसाम 1839 टू 1842, लुसाइज रिवोल्ट 1842 एंड 1844, जिसमें उन्होंने मणिपुर विलेजेस पर अटैक किया। सेपॉय म्यूटिनीज बिफोर 1857। 1857 के ग्रेट रिवोल्ट से पहले भी मिलिट्री अपराइजिंग्स काफी जगह हुए। इन म्यूटिनीज के पीछे कुछ क्लियर रीजंस थे। कॉजेज ऑफ सेपॉय डिस्कॉन्टेंट, डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड प्रमोशंस, ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा सेपॉयज का मिसट्रीटमेंट, फॉरेन सर्विस अलाउंस देने से मना करना जब सेपॉयज को रिमोट रीजन्स में भेजा जाता था। रिलीजियस ऑब्जेक्शंस जैसे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, जिसमें कहा गया था कि सब रिक्रूट्स को ओवरसीज सर्विस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ये अपर कास्ट हिंदू सेपॉयज के रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट था। साथ ही सेपॉयज भी वही सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस फील करते थे जो सिविलियन पॉपुलेशन को भी होती थी। उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स और सर्विस कंडीशंस का क्लैश भी कॉमन था। जैसे 1806 में जब सेपॉयज को टर्बन की जगह लेदर कॉकेट पहनने को बोला गया तो वेल्लोर में म्यूटिनी हुई। 1824 बैरकपुर के सेपॉयज ने बर्मा भेजे जाने पर रिवोल्ट किया क्योंकि सी क्रॉसिंग से उनका कास्ट चला जाता था। 1844 बंगाल आर्मी के सेपॉयज ने सिंध पोस्टिंग पर प्रोटेस्ट किया। इंपॉर्टेंट म्यूटिनीज बिफोर 1857। 1764 बंगाल सेपॉयज की म्यूटिनी। 1806 वेल्लोर म्यूटिनी, जिसमें सेपॉयज ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेरेंस का विरोध किया और मैसूर फ्लैग का यूज किया। 1824 47th नेटिव इन्फेंट्री की म्यूटिनी। 1825 आसाम में ग्रेनेडियर कंपनी की रिवोल्ट। 1838 शोलापुर में एक इंडियन रेजिमेंट की म्यूटिनी। 1844, 1849, 1850 एंड 1852 रिस्पेक्टिव म्यूटिनीज बाय 34th NI, 22nd NI, 66th NI एंड 37th NI। लेकिन ये सब म्यूटिनीज मोस्टली लोकलाइज थीं और ब्रिटिश ने इनको रूथलेसली क्रश किया। कई बार लीडर्स को एग्जीक्यूट किया गया और रेजिमेंट्स डिसबैंड कर दिए गए। लेकिन इनका लेगेसी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ लेटर रिवोल्ट्स के लिए, स्पेशली 1857 के रिवोल्ट में। ये अपराइजिंग्स में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन ये मोस्टली लोकलाइज्ड रहे और अलग अलग रीजन्स में अलग टाइम पर हुए। इनका ओरिजिन जनरली लोकल ग्रीवेंसेस पर बेस्ड था। लीडरशिप मोस्टली सेमी फ्यूडल और ट्रेडिशनल थी, कोई प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेटिव विजन नहीं था। इनका कॉमन गोल ब्रिटिश रूल को हटाना था, लेकिन ये नेशनलिज्म के बेसिस पर नहीं, बल्कि कॉमन ऑपरेशन के खिलाफ थे। इनका आइडियोलॉजी और मेथड्स पुराने जमाने के जैसे थे। ब्रिटिश ने जो ट्राइबल्स या ग्रुप्स अनकोऑपरेटिव नहीं थे, उनको कंसेशंस देकर पैसिफाई कर दिया। फाइटर्स के पास मोस्टली आउटडेटेड आर्म्स थे, जबकि ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन्स, स्ट्रैटेजी और शिकेनरी।